तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 जो कि आपका द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन इसका पूरी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इसकी जो पहले वाली वीडियो थी वहां पे हमने इसके पहले वाला चैप्टर जो कि आपका चैप्टर 5 द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन था इसे हमने कंप्लीट करा था और वहां पे जो पूरी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन है, लोकेशन है, उसका जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली लाइफ, फूड, रहन सहन, ऑक्यूपेशन, बाकी जो सारी चीजें हैं बहुत ही डिटेल्स में हमने समझा था। तो बच्चों यदि आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस को अब तक नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप क्लास 6 हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इन सारी वीडियोज की जो लिंक है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, वीडियोज को पूरी देख सकते हो। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट एज यूजुअल गाइस यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने बाकी सभी दोस्तों में शेयर करो। तो बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये आपका है क्लास 6 हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। इसके पहले वाले जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है ना उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है जहां पे हम लोग 1500 से लेकर के, एक सेकंड में लिख के बताता हूँ, 1500 से लेकर के 1000 BCE तक के आसपास में जो भी घटनाएं घटी थी हमारी हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप लेटर वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हो तो लेटर वैदिक में आपको जो है वो 1000 BCE से लेकर के 500 BCE तक के बीच की जो घटनाएं होती उन्हें पढ़नी होती है। तो अब हम लोग समझेंगे कि 1000 BCE से लेकर के 500 BCE तक के बीच की जो ड्यूरेशन था वहां पे एक्चुअली में जो इंडिया का सोसाइटी था, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो कैसा था, लोगों कैसे पैसे कमाते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो खाना पीना में क्या खाता था, और जो हमारा सोसाइटी है वो कितने कास्ट में और रिलीजन में डिवाइडेड था। तो देखो क्या कह रहा है कि 1000 BC से 500 BC के बीच में क्या होता है, जो इंडिया आर्यंस रहता है वो लोग गैंगेटिक वैली में आके सेटल होते हैं और इस पीरियड को हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। The three later Vedas, the Atharvaveda, Samveda and Ayurveda and the Upanishad are supposed to have been composed during this time। देखो इसके पहले वाला जो आपका 1500 से लेकर के 1000 BC तक का ड्यूरेशन था वहां पे ऋग्वेद की रचना करी गई थी, यानी कि ऋग्वेद जो है वो कंपोज हुआ था और उसे हम लोग ऋग्वैदिक जो पीरियड है उस नाम से भी जानते हैं। और बाकी के जो वेदास हैं जैसे कि आपका सामवेद हो गया, आयुर्वेद हो गया और उपनिषद है, अयुर्वेद, अथर्ववेद है, इन सब की जो रचना है, जो कंपोजिशन है लेटर वैदिक ड्यूरेशन में हुआ था। और साथ ही साथ द टू ग्रेट एपिक्स दैट इज रामायण एंड महाभारत वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी टाइम पीरियड में रामायण और महाभारत जो है उसकी रचना हुई। तो अब आपको ध्यान रखने बच्चों कि 1000 BC से 500 BC के बीच का जो ड्यूरेशन है लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बाकी के ऋग्वेद हैं और जो बाकी की जो वेदास हैं उसकी रचना हुई थी। यहाँ पे आपके जो एपिक है रामायण महाभारत इसकी बेसिकली जो है वो कॉम्पोजिशन हुआ था और इसीलिए इस पीरियड को हम लोग एपिक एज के नाम से भी जानते हैं। द लाइफ ऑफ आर्यंस ड्यूरिंग दिस एज हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम 3 लेटर वेदास। देखो अब क्या कह रहा है कि जो आर्यंस लोग हैं इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो रहन सहन था वो बेसिकली बहुत ही अलग था अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों से। जो सोर्सेस हमें पता चलती है कि जो लेटर वैदिक पीरियड के आसपास में जो आपका वेदास की रचना हुई थी, जो एपिक्स की बेसिकली कॉम्पोजिशन हुआ था, उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है उनसे हम ये कह सकते हैं कि जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे वो अपने लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। द एपिक एज वेल एज द रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम रीजन सच एज हस्तिनापुर नियर प्रेजेंट डे मेरठ और अपर गैंगेटिक प्लेन्स एक्सकेवेशन इंडिकेट द यूज ऑफ आयरन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखो जो अर्ली वैदिक रीजन था, अर्ली वैदिक जो पीरियड था वहां के लोग ब्रॉन्ज का यूज करते थे और जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग हैं वो बेसिकली आयरन का यूज करना स्टार्ट कर देते थे। जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्रेजेंट हैं जैसे कि यहाँ पे आपका हस्तिनापुर नामक जो जगह है जो प्रेजेंट टाइम में मेरठ में, और जो गैंगेटिक प्लेन से वहां आसपास में खुदाई के बाद जो चीजें मिली है ना वो इन सब चीज को प्रूफ करती है कि वहां के जो लोग हैं उनकी जो रहन सहन है, उनका जो बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड है वो लिटिल बिट चेंज हो गया था अर्ली वैदिक से। चलिए आगे बढ़ते। मैं भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी नॉइज को लेकर के। एक्चुअली ना इधर मैं अभी जहाँ पे हूँ आसपास में सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां आ रही जा रही है, ऊपर से गर्मी की वजह से मुझे फैन भी स्टार्ट रखना पड़ा है और इस वजह से हो सकती है आपको नॉइज में लेकर के लिटिल बिट प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चों, तो प्लीज मैनेज करना। और चलो थोड़ी सी कष्ट तो करनी होती है पढ़ाई के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बच्चों है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड स्मॉल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडेड एंड डेवलप्ड इनटू लार्ज किंगडम। देखो क्या कह रहा है कि जो छोटी छोटी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थे ना, जो लोगों के समूह थे, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होकर के एक लार्ज किंगडम का फॉर्मेशन करता है। कुछ किंगडम जो हैं जो इंडो आर्यंस के द्वारा बसाया गया था, जैसे कि आपका कुरु एक राज्य है जिसका नाम था कुरु जो कि प्रेजेंट डे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दूसरा राज्य है कौशल जो अवध के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में। थर्ड राज्य है मगध
जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पटना, गया और बिहार के आसपास का किंगडम जो रीजन है बेसिकली वो मगध है। और है काशी, जो कि वाराणसी के आसपास का टाइम था। आसपास के जो रीजन है वो काशी के क्षेत्र में आते थे। तो कुछ इस तरह के जो राज्य हैं वो धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप होते हैं, और जो किंग हैं वो सबसे शक्तिशाली और पावरफुल बन जाते हैं। और जो किंग का किंगशिप है, यानी कि जो राजा का पद है, वो हेरिडिटरी हो जाता है। हेरिडिटरी कहने का मतलब जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। तो कुछ इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन गया था। अब देखो, जो किंग है वो अकेले काम नहीं कर रहा है। किंग को कंट्रोल करने के लिए, किंग के पावर को कंट्रोल करने के लिए दो समितियां बनी हुई, यानी कि लोगों का जो ग्रुप्स बना हुआ है। पहला जो ग्रुप है लोगों को, उसे सभा कहते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसे समिति कहते हैं। और ये दोनों सभा और समिति, देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, ये प्रॉपर आपको सभा है और यहाँ पे आपको प्रॉपर समिति लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो जो सभा और समिति दोनों है वो दोनों मिलके क्या करते थे, तो जो राजा के पावर है, जो किंग है, उसे कंट्रोल करता था, उसे मैनेज करता था। नहीं तो राजा अपने पे आने के बाद क्या कर सकता, तो किसी भी तरह का सही और गलत फैसला लेगा जिसका इंपैक्ट पूरे राज्य पे पड़ेगा। इसलिए उसे कॉपरेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे क्या रहता था, सभा और समिति नामक दो लोगों के समूह होते थे। एज द किंगडम इंक्रीज इन साइज, और जिससे जैसे आगे समय बढ़ता गया, जो किंगडम है उसका साइज भी बढ़ता गया, विस्तार होते गया। जो राजा है वो आसपास की जमीनों को जीत के, आसपास के राज्यों को जीत करके अपने में शामिल करने लगे और अपना किंगडम को बढ़ाने लगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी मोर कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा। जो अब जैसे ही आप मान लो आपके घर में मेंबर्स बढ़ेंगे तो सब कुछ संभालना भी मुश्किल होगा। जब आपके राज्य में राज्य की संख्या, राज्यों की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा, तो उसे मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, उसमें के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जब किंगडम इंक्रीज हो जाता है आपका लेटर वैदिक पीरियड में, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो किंग होते हैं वाज असिस्टेड बाय मेनी ऑफिसर्स हु वर पुट इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देखो अब क्या होता है, जो प्रशासन है उसका भी जिम्मेदारी बढ़ने लगा था। और अब जो पहले राजा और जो समिति हैं, जो सभा है, वो सारे काम को संभाल लेते थे। अब इन कार्यों को संभालने के लिए कई सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ा, उन्हें चार्ज देना पड़ा, काम देना पड़ा, और अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं और वो सब मिलकर के राजा को असिस्ट करता है, राजभार को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में सहयोग करता है। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन किंग असेंडेड द थ्रोन, जैसे ही किंग जो है असेंड करता है थ्रोन को, यानी कि जब कोई राजा गद्दी पे बैठता है, थ्रोन पे बैठता है, तो जो पुरोहित होते हैं, यानी जो पंडित होता है, वो परफॉर्म करता है राजस्व यज्ञ। देखो एक यज्ञ होती है, अभी भी देखना हिंदू समाज में क्या होता है, यज्ञ वगैरह करा जाता है हर एक साल। बेसिकली देखना अलग अलग मंदिरों में यज्ञ करी जाती है, लोगों के समाज की शांति के लिए, सुख सुविधा के लिए, और बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए यज्ञ वगैरह बेसिकली करा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी कोई लेटर वैदिक पीरियड में राजा अपनी गद्दी को संभालता था, तो जो पुरोहित होता था, यानी कि जो उसके पंडित होते थे, वो राजा को सजेस्ट करते थे कि आप राजसूय यज्ञ करो। द किंग वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। जो किंग है उसे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था अर्थ पे। एक यज्ञ है जिसको कहते हैं हम लोग अश्वमेध यज्ञ, यानी कि हॉर्स सैक्रिफाइस, इसको हिंदी में कहते हैं हॉर्स सैक्रिफाइस, यानी कि घोड़ों की त्याग, और इसे संस्कृत में कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ। तो जो अश्वमेध यज्ञ है उसे बेसिकली परफॉर्म करा जाता था टू एस्टेब्लिश हिज अनडिस्प्यूटेड ऑथोरिटी ओवर द टेरिटरी थ्रू विच द हॉर्स मूव्ड अनचैलेंज्ड। मतलब क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़े होते थे ना, यज्ञ कर लेने के बाद घोड़े को उस पे राजा के नाम और राज्य का नाम चिपका करके, आ तो बोले उसके गर्दन में टांग करके, एक जो बेसिकली तुम्हारा हॉर्स होता था उसे छोड़ दिया जाता था। आपने रामायण में इस तरह की जो चीजें उसको आपने देखा हो कि राम जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं और राज्य में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, राज्य की सीमा कितनी दूर तक है, कितना बड़ा उसका विस्तार है, इसको जानने के लिए उसने घोड़े को छोड़ा था। और इसी के घोड़े को उसके पुत्र लव और जो कुश होते हैं वो पकड़ लेते हैं और उसे चैलेंज करते हैं राजा को। तो अश्वमेध यज्ञ में बेसिकली यही होता था कि जो राजा है वो घोड़े पे राज्य के नाम और राजा का नाम लिख करके छोड़ देता था, और एक सूचना लिखा हुआ रहता था कि ये जो घोड़ा है जिस जिस क्षेत्रों से होकर के जाएगा वो क्षेत्र बेसिकली राजा का हो जाएगा। और यदि किसी में इतनी सामर्थ्य है, हिम्मत है कि इन घोड़े को आगे बढ़ने से रोक सके, जो रोक देगा उसे राजा के साथ युद्ध करना होगा। और यदि आप राजा के साथ युद्ध करके जीत जाते हो तो वो किंगडम तुम्हारा, नहीं तो फिर वो जिस राज्य से होकर के घोड़ा जाएगा वो पूरी का पूरी जो राज्य है, वो जो राजा है जिसने अश्वमेध यज्ञ करी है उसका हो जाएगा। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। देखो अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो हमेशा पावरफुल किंग्स के द्वारा करा जाता था, क्योंकि जो पावरफुल किंग्स है वही चैलेंज ले सकता है ना दूसरे किंग से, छोटे किंग से, कि जहां जहां जिस भी किसी राज्य से हमारे घोड़े पास होंगे वो पूरा जो राज्य है वो हमारा हो जाएगा। आफ्टर द यज्ञ द हॉर्सेस वाज डेकोरेटेड विद द किंग्स एम्बलम। जो हॉर्स है उसको बहुत अच्छे ढंग से सजाया जाता था, उसमें जो किंग है उसके एम्बलम लगाए जाते थे, और जो फ्री छोड़ दिया जाता था
घूमने के लिए अपनी इच्छा से। द रीजन थ्रू विच द हॉर्स पास कम अंडर द रूल ऑफ किंग, और जिस जिस रीजन से जो हॉर्स है वो मूव करता था वो सारा का सारा राजा का हो जाता था। Who had performed the अश्वमेध यज्ञ, जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करा है वो पूरा किंगडम, जिस किंगडम से जिस राज्य से होकर के बेसिकली घोड़े पास होंगे वो उस राजा के हो जाएंगे। इफ द हॉर्सेस वाज स्टॉप्ड बाय द अदर किंग, किसी दूसरे राजा के द्वारा चैलेंज को एक्सेप्ट करके यदि हॉर्स को रोका जाता था, द वॉर फॉलोड एंड द विक्टोरियस किंग एनेक्स द डिफीटेड किंग्स टेरिटरी, तो अब दोनों राजा के बीच में युद्ध होता था और जो राजा युद्ध को वॉर को जीतता था फिर जिस राजा ने वॉर को जीता उसका हो जाता था। तो ये बच्चों था अश्वमेध यज्ञ। यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ी सी इमेज देख सकते हो। ये व्हाइट कलर का घोड़ा है जिसके सर पे बेसिकली यहाँ पे ना सूचनाएं लिखी हुई रहती है और यहाँ पे उस राज्य का जो झंडा है एम्बलम इसे छोड़ दिया जाता था और इसके पीछे कुछ सैनिक और जो कुछ कह सकते हो ना रथ को चलाने वाले घोड़े को देखभाल करने वाले लोगों से छोड़ दिया जाता था। और ये जिस जिस किंगडम से होकर के जिस जिस राज्यों से होकर के आपका घोड़ा पास होता था ये पूरा जो राज्य है वो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले की हो जाते थे। तो बच्चों ये था आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हमने लेटर वेदास के बारे में जाना और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास है वो है सोशल लाइफ। हम जानेंगे यहाँ का जो सोसाइटी है वो कितने कास्ट में और डिवीजन में बचा हुआ था, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से मिलजुल के रहते थे, फैमिलीज कैसा था, आश्रम के बारे में पढ़ेंगे, गुरुकुल सिस्टम जहाँ के एजुकेशन लोगों को मिला करता था इसके बारे में पढ़ेंगे और गुरुकुल में शिक्षा किस तरह की मिलता था, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो डॉक्टर इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाया जाता था या नहीं पढ़ाया जाता था, इसके बारे में हम लोग जाने। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस टॉपिक को। यहाँ पे आपको देख सकते हो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका सोशल लाइफ और सोशल लाइफ में जो पहला चीज आपको पढ़नी बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी में आपको जानना है कि जो हमारा सोसाइटी है वो कितने भागों में डिवाइडेड था। देख सकते हो लिखा हुआ है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 वर्नास नाउ बिकम रिगिड एंड हेरिडिटरी। अपने अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में आपने वर्ना सिस्टम के बारे में पढ़ा था जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सोसाइटी है वो बेसिकली 4 भागों में डिवाइडेड था। फर्स्ट आपका ब्राह्मण था, सेकेंड में आपका क्षत्रिय था, जो थर्ड वर्ना सिस्टम था जहां पे आपको शूद्र के बारे में पढ़ते हो और जो फोर्थ था वो आपका वैश्य कहलाता था। और जो वैश्य था वो पूरी सोसाइटी में सबसे लोअर कैटेगरी की बेसिकली आपका कह सकते हो लोग होते थे, कम्युनिटी होता था जो बेसिकली तीनों की ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और शूद्रों की सेवा किया करता था। लेकिन अब जो सिस्टम है ये पूरा हेरिडिटरी हो गया है, यानी कि एक बार जो जिस सोसाइटी में तो वर्ना सिस्टम में रह गया है उसके जो पूर्वज हैं आने वाले जो जनरेशन है वो हमेशा उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। लेकिन अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं था, ये इतना हेरिडिटरी भी नहीं हुआ था। उस वक्त क्या होता था कि यदि मान लो कोई एक इंसान है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, 30 साल है, वो लोगों को गाइड कर पा रहा है तो ब्राह्मण वाले कुल में आता था, ब्राह्मण वाले कैटेगरी में आता था। लेकिन यदि ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय होना चाहे, ब्राह्मण का जो पुत्र है वो शूद्र बनना चाहे तो बहुत ही आसानी से अपने प्रोफेशन को चेंज करके वो शूद्र भी बन सकता था और जो चाहे वो भी काम कर सकता था। लेकिन अब क्या होता है ये चीज हेरिडिटरी हो जाता है और यदि एक बार एक ब्राह्मण का पुत्र चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो या फिर बिना पढ़ाई लिखे हो तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। क्षत्रिय का पुत्र यदि उसमें तेज तरार नहीं है, वो युद्ध नहीं लड़ सकता है, लेकिन फिर भी क्षत्रिय ही रहेगा, ऐसा कोई सिस्टम बन गया था। द 4 क्लासेस कम टू नोन एज देयर 4 कास्ट, और ये जो 4 क्लासेस था लोगों का जो कि पहले उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बना था वो अब हेरिडिटी हो जाता है, रिगिड हो जाता है और ये पूरी तरह से कास्ट बन जाता है। जो क्षत्रिय का शन है वो कुड नॉट बिकम ए ब्राह्मण। अब क्षत्रिय का बेटा चाहे कितना भी तेज तरार हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। जो कास्ट है वो अब उसके बर्थ से डिसाइड होने लगा, ना कि उसके ऑक्यूपेशन थे। लेकिन हमने अर्ली वैदिक में बच्चों आपको बताया था कि जो कास्ट है वो उसके बर्थ से नहीं बाय ऑक्यूपेशन डिसाइड होता था। यदि उसका ऑक्यूपेशन युद्ध करने के लिए है, सैनिक बनने का है तो वो क्षत्रिय होता था, यदि व्यापार करने का है तो वो शूद्र में आता था, किसानी करने का है तो शूद्र में आता था। लेकिन यदि अब किसान का बेटा क्षत्रिय नहीं बन सकता और अब किसान का बेटा पढ़ लिख करके ब्राह्मण नहीं बन सकता था। और तो और इंटरकास्ट जो मैरिज है वो भी अब अलाउ नहीं था क्योंकि ये कास्ट सिस्टम इतना जटिल हो गया था, ऑक्यूपेशन इतना जटिल हो गया था कि अब एक कास्ट के जो लोग हैं दूसरे कास्ट के लोगों के साथ शादी ब्याह नहीं रचा सकते थे। जिस प्रकार से अभी हम अपने सोसाइटी में देखते हैं ना कि यदि एक कास्ट के लोग हैं यदि वो ब्याह करना चाहते हैं दूसरे कास्ट के लोगों के साथ तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है। एज द कास्ट सिस्टम बिकम
डीप रूट, जैसा कि जो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा जटिल हो गया था, उसने पूरी तरह से समाज में अपना पाँव पसार लिया था। तो जो सोसाइटी है गोट शार्पली डिवाइडेड, तो अब जो सोसाइटी है धीरे-धीरे डिवाइड होना स्टार्ट होता है। लोगों में दूरियाँ आना स्टार्ट होता है, जो समाज के अन्य वर्ग हैं उनमें दूरियाँ और गैप आना स्टार्ट होता है, क्योंकि एक-दूसरे के साथ अब ब्याह नहीं रचा सकता, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के सिंपली सब जो रह नहीं सकता था। द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय फॉर्म द रूलिंग क्लासेस, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय था वो आपस में मिल करके रूलिंग क्लासेस बनाते थे और मिल करके देश पे राज्य पे बेसिकली शासन करने लगे। जो वैश्य है वो आपका आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स एंड फार्मर्स थे। जो वैश्य हैं वो आर्टिसंस, ट्रेडर्स और फार्मर्स वाला काम करते थे, और जो लास्ट कैटेगरी आपका शूद्रा का बचता था और वो आपका अनएजुकेटेड वर्कर्स होता था, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसके पास संसाधन की कमी थी, वो पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, उनकी उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, और इसके वजह से इन्हें क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो वैश्य है इन तीनों कम्युनिटी की सेवा करनी होती थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका फैमिली है बच्चों। चलो फैमिली के बारे में देख लेते हैं कि जो फैमिली है वो कैसा था। तो जिस प्रकार से हमने अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में देखा कि जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, ये चीज लेटर वैदिक आते आते और मजबूत हो जाता है। द बर्थ ऑफ सन वाज वेलकम, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो पुत्र हैं, जो इंसान बेसिकली मेल था, उन्हें कुछ ज्यादा ही सम्मान मिलता था सोसाइटी में। जो पुत्र होने पे खुशियां बटाई जाती थी, स्वागत करा जाता था, इंजॉय करी जाती थी, पार्टी करा जाता था। लेकिन यदि जो पोजीशन ऑफ वुमेन है वो डिक्लीन होना शुरू हो जाता है, लेटर वैदिक आते आते जो महिलाएं हैं उसकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है। दे वर नाउ कंसिडर्ड इंफीरियर टू द मैन, अब उसे ह्यूमन के मुकाबले यानी कि मैन के मुकाबले कमजोर समझा जाने लगा था। दे नो लॉन्गर टुक पार्ट इन द असेंबलीज, अब उसे समिति में या तो सभा में या तो जो लोगों के समूह है जहाँ पे डिसीजन लिया जाता था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। देयर हाईएस्ट ड्यूटी वाज टू सर्व देयर हस्बैंड एंड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, लेकिन अब जाकर के जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बस घर में सिमट गया था। उनका काम बस अपने हस्बैंड की सेवा करना और जो घर है उसे मैनेज करना, चलाना रहता था, फैमिली को संभालना होता था। हाउएवर दे कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनीज, लेकिन जो रिलीजियस सेरेमनीज है वो अभी भी महिलाओं के बिना पूरा नहीं होता था। जब भी आपको यज्ञ वगैरह में बैठनी हो या तो कोई बहुत बड़े रिलीजियस एक्टिविटी करना हो तो वहां पे आपको महिलाएं की जो पार्टिसिपेशन है वो कंपलसरी होता था। तो ये था आपका फैमिली। यहाँ पे आपने देखा कि जॉइंट फैमिली होता था। जो महिलाएं हैं, जो औरत है, वुमन है, उनकी जो बेसिकली पोजीशन है सोसाइटी में वो डिक्लीन करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका 4 आश्रम्स के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको 4 आश्रम के बताया कि जो पहला स्टेज आता था लोगों के जीवन में वो ब्रह्मचर्य था, यानी कि हमारा जो जीवन है वो 4 भागों में बटा हुआ था। ब्रह्मचर्य जो फर्स्ट स्टेज था, यहाँ पे लोग क्या करते, शिक्षा लेते थे, गुरुकुल जाते थे और पढ़ लिख करके वो गुरु के अंदर ही रहते थे। ये जो बच्चे हैं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये आता है ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन मतलब जब आप बड़े हो रहे होते हो, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, जब आप शिक्षित हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, फिर आता है गृहस्थ जीवन। देखो यहाँ पे एक इंसान है अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के सदस्यों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो जो दूसरा स्टेज था, दूसरा स्टेज है बेसिकली हमारा सोसाइटी का उस वक्त, वो था गृहस्थ जीवन। आपको घर में रहना है। जब आप गृहस्थ जीवन को पूर्ण कर लेते हो, पूरा कर लेते हो, जब आपका उम्र लगभग 40-50 साल हो जाता है, फिर आता है नेक्स्ट जीवन जो कि होता है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ मतलब वन की ओर गमन, यानी कि अब आपको जंगलों में रहना है, गृहस्थ जीवन को त्याग करना है, आपको अपने जीवन यापन भिक्षा मांग करके, घूम फिर सोसाइटी में रह करके अन्य लोगों से भिक्षाएं मांग करके आपको जीवन यापन करनी है। और अंतिम जो आपका स्टेज था जो कि था संन्यास। जब आप पूरी तीनों स्टेज को पार कर जाते हो तो जो फोर्थ स्टेज आता है वो संन्यास का आता है, और आपको अपने गृहस्थ जीवन से और वनप्रस्थ जीवन से संन्यास ले लेनी होती है, और जीवन जो है आपको गॉड्स के, भगवान के नाम पे खुद को समर्पित कर देना होता है। गॉड के नाम लो और बस तपस्या करो। तो ये था आपके 4 आश्रम जो कि आपको यहाँ पे पढ़नी है आगे। सेकेंड स्टेज आपका गृहस्थ जीवन आता है, जहाँ पे आपको, ये आपका सेकेंड स्टेज था, जहाँ पे आपको जो कोई भी एक पर्सन है वो पढ़ लिख लेने के बाद वो शादी ब्याह रचाता है और अपने फैमिली का देखभाल करता है, वो हाउस होल्डर बन जाता है। थर्ड स्टेज था आपका वनप्रस्थ। वनप्रस्थ जो आपका तीसरा स्टेज है, यहाँ पे क्या करता है, व्हेन ही ग्रेव अप, जो इंसान है जब बड़ा हो जाता है, ऑल वर्ल्डली टाइज एंड वेंट अवे टू द फॉरेस्ट ऑफ मेडिटेट, वो मेडिटेट करने के लिए फॉरेस्ट की ओर चला जाता है। और फोर्थ एंड लास्ट जो आपका स्टेज था बच्चों, वो था आपका संन्यास। संन्यास वाज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन ही रीअनाउंस ऑल वर्ल्डली टाइज एंड बिकम एन एस्थेटिक, जब वो भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हो जाता है, भगवान की प्रार्थना करने लगता है और अपने जीवन को भगवान के लिए न्यौछावर कर देता है। स्प्रेडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन एंड ट्रूथ, और वो क्या करता है,
जो प्रिंसिपल है रिलीजन का उसे फैला रहा होता है, सच्चाई की राह पे चल रहा होता है। तो ये जो जीवन है, ये जो जीवन का पार्ट है उसे हम लोग संन्यास कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हमारा है वो आपका गुरुकुल सिस्टम होने वाला है, इसको जो हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हो सके तो अगले ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका आगे के जो टॉपिक्स को कवर करेंगे। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको आज की जो टॉपिक है चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।